मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नाम व नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। और फैज़ का ये जो शेर है, वो ज़िंदगी की जो सलाहियत है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी बात करता है। ज़िंदगी रोज़-रोज़ खेली जाने वाली बाज़ी है। इसमें हम रोज़ अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कभी खाली हाथ रह जाते हैं, कभी कुछ लेकर के निकलते हैं। आज ये शो पहला एपिसोड है और ये एक तरीके से यहाँ से प्रारंभ हो रहा है हिंदी के एक साहित्यकार के साथ। ये सवालों से भरा हुआ शो नहीं है, ये दरअसल आरोपों से भरा है। ये मोटे तौर पर होने वाली बातचीत नहीं है, एक तरह की चार्जशीट है। तो व्यक्ति जो सामने होता है, दरअसल वो तमाम गंभीर आरोपों का जवाब देता है जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं, या फिर वो उनका सामना गाहे बगाहे करता रहता है। उन साहित्यकार का नाम है व्योमेश शुक्ल। आप काशी से आते हैं और हिंदी साहित्य में कई चेहरों के साथ चलते रहते हैं। आपको मैं क्या कहूँ, कवि कहूँ, गद्यकार कहूँ, एक अच्छा वक्ता कहूँ, या नाटककार कहूँ, रंगमंच से जुड़ा हुआ एक अच्छा समझदार साहित्यकार कहूँ। किस रूप में आपको पहचाना जाए, सवाल आप पर ये होता है कि दरअसल व्योमेश ने अपना कोई चेहरा बनाया ही नहीं। सही है। मैं तो माँ का बेटा हूँ, ममाज बॉय। एक ऐसी माँ का जिसकी छातियों से निकले दूध से पहाड़ जो है टूट जाया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि मैं असहमति का बेटा हूँ, मैं सतत संघर्ष का बेटा हूँ, मैं सिविल नाफरमानी का, जालिम का कहा मत मानो का बेटा हूँ, और अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं आम के अचार का, पति की प्रतीक्षा का, आत्मा की तरह। जैसे आत्मा शरीर की निगरानी करती है, वैसे आत्मा की तरह खुद की निगरानी करने वाली दो जोड़ा आँखों, एक हृदय, दो किडनियों का बेटा हूँ। मैं तो बेटा ही था और मेरी माँ ही मेरी गुरु थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, तो मैं क्या करूँ। घर का माहौल ऐसा था जिसमें हिंदी कविता भी थी, त्रिलोचन भी थे, धूमिल भी थे, काशीनाथ सिंह भी थे, समाजवाद भी था, लोहिया की पुस्तकें थीं, साक्षात राजनारायण थे, वही राजनारायण जिन्होंने सन 80 के चुनाव में कमलापति जी के हाथों हार खाई थी बनारस में, और उसके पहले सन 77 के चुनाव में श्रीमती गांधी को पराभूत कर दिया था। वही राजनारायण युवजनों के अभिभावक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे कोलाहल से भरे हुए माहौल में, ऐसी शांत शक्ति से बनने वाले परिवेश में जिस तरह की चीज बन सकती थी, वो मैं बना। कवि, थोड़ा बहुत रंगकर्मी, थोड़ा बहुत संस्था प्रबंधक, संस्था संचालक, थोड़ा बहुत वक्ता, थोड़ा बहुत, और वही थोड़ा बहुत नागरिक, थोड़ा बहुत पिता, थोड़ा बहुत पति। थोड़ा थोड़ा करके व्योमेश पूरा हो जाते हैं। इस थोड़े थोड़े में आपकी पूर्णता है, मोटे तौर पर। जिस नगर से आप आते हैं, काशी, बनारस,
हिंदी को उसने बहुत कुछ दिया है। वो हिंदी साहित्य की राजधानी मानी जाती रही है। लेकिन उस काशी पर एक गंभीर आरोप है कि बगल में प्रयाग को उसने सायास योजनाबद्ध तरीके से हाशिए पर धकेला, जहाँ निराला, महादेवी, बच्चन, भारती, अज्ञे जैसे साहित्यकार, दूधनाथ सिंह तक के। उसकी कीर्ति वैसी नहीं जैसी काशी की रही। काशी से तनिक भी कमतर नहीं, बल्कि बहुत बेहतर साहित्यकार प्रयाग ने अपनी गोद में पाले, बड़ा किए, लेकिन काशी ने कुछ खेल कर दिया। हाँ, काशी क्रीड़ा भूमि है। आप देखिए, रामलीलाओं का लीला शब्द पर खास जोर है मेरा। प्रणयन और प्रबंधन और प्रचार काशी की ही भूमि से हुआ। तो काशी को रूप बदलना आता है, और शाहे वक्त की तारीफ में सलाम बजाना भी आता है। इलाहाबाद में एक बहुत पॉजिटिव किस्म का अड़ियलपन है। तो और ये बहस बहुत पुरानी है, बनारस बनाम इलाहाबाद वाली। इसमें बहुत सारे तत्व, बहुत सारी साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिक स्मृतियां आकर जुड़ जाती हैं। परिमल बनाम प्रगतिशील लेखक संघ, यानी व्यक्तिवाद बनाम समष्टिवाद, यानी साहित्य में समूह और साहित्य में व्यक्ति की जो बहस थी, उसका भी अखाड़ा इलाहाबाद ही था। लेकिन बनारस उसमें प्रतिभाग करता था और बाज दफा इलाहाबाद को पराजित करता था, इलाहाबाद के हाथों पराजित हो भी जाता था। जिस खड़ी बोली का हम और आप बातचीत में व्यवहार कर रहे हैं, इसका इस रूप में निर्माण बनारस में हुआ है। इस तथ्य से कौन इनकार करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी और गवेषणा करेंगे, थोड़ी सी और रिसर्च करेंगे, तो ये पाएंगे कि 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में आजकल जिस संस्था का प्रमुख मैं हूं, यानी नागरी प्रचारणी सभा, सभा के नेतृत्व में जो हिंदी आंदोलन शुरू हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी सरकारी राजस्व अभिलेखों, दफ्तरों और अदालतों में नागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रवेश को लेकर के जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो बनारस ने खड़ा किया। लेकिन उसका नेतृत्व एक इलाहाबादी के हाथ में था, जिसका नाम है पूज्यपाद महामना मदन मोहन मालवीय। तो काशी को तो इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि एक नितांत इलाहाबादी मूर्धन्य को उसने पहले अपने सूबे का और फिर अपनी सभ्यता का नायक बनने का अवसर दिया। बेशक महामना मालवीय ने कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन नाम का एक निबंध लिखा, लगभग 2 साल की मेहनत से, और उस निबंध पर सभा के कार्यकर्ताओं ने, ये मैं आपसे 1893 से 1900 के बीच की अवधि की बात बता रहा हूं, कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन शीर्षक निबंध पर सभा के उत्साही युवजन कार्यकर्ताओं ने तब के हिंदी भाषी समाज में से 60,000 शिक्षित लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए, और वो निबंध एक ज्ञापन की शक्ल में संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा गया। और उसके बाद जो हुआ सो इतिहास है। अदालतों में अंग्रेजी और उर्दू के साथ हिंदी को मान्यता मिली। नागरिक प्रचारणी सभा ने अपने खर्च पर हिंदी में अर्जियां लिखने वाले मुहर्रिर नियुक्त किए, और हिंदी का बोलबाला बढ़ते बढ़ते इस तारीख तक पहुंचा कि मैं आपके सामने बैठकर हिंदी में बात कर रहा हूं। जिस काशी की उस संस्था का आप उल्लेख करें, नागरी प्रचारणी का, उसने हिंदी के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
हिंदी के संवर्धन संपोषण के लिए जिन लोगों ने इस संस्था का निर्माण किया, उनकी दृष्टि दूर तक जा रही थी और उसने इस संस्था ने हिंदी का बहुत भला किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अब उसके प्रधानमंत्री हैं। आप पर एक आरोप लगता है कि हिंदी के विकास और बेहतरी के लिए जो संस्था थी, दरअसल आपने उसको अपने विकास और बेहतरी के लिए खर्च कर दिया। हर आरोप जो हिंदी के प्रसंग से मेरी ओर आता है, सिर माथे। मैं आरोपों से घबराने वाला या बिदकने वाला या उनसे घबरा जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 2 साल पहले जिस हालत में नागरिक प्रचारणी सभा मुझे मिली थी, वो क्या थी? सारे विभाग बंद थे, पुस्तकालय बंद था, पांडुलिपियां अस्त व्यस्त थी, प्रकाशनों का कोई पता ठिकाना नहीं था, पुस्तकें मिलती नहीं थी, खरीदी नहीं जा सकती थी, और एक बड़ा साभ्यतिक साहित्यिक केंद्र जमीन के एक टुकड़े में घट गया था, बदल गया था। मैं आत्म प्रशंसा के मूड में कतई नहीं हूं, आप जानते ही हैं, लेकिन मेरे आने के बाद से सभा ने क्लासिक कृतियों के क्रिटिकल एडिशन प्रकाशित किए, रात दिन की मेहनत से। और वो एडिशन ऐसे हैं, हमने सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालजयी कृति हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किया। आज की तारीख में हिंदी के 200 प्रकाशक उस कृति को छापते हैं और सबकी छपाई में वर्तनी की, उद्धृत कविताओं में पदों की, सन संवत में न अंतहीन गलतियां हैं। हमने एक एक गलती का परिमार्जन किया और फुटनोट जोड़े। तो जो किताब पहले 600 पेज की थी, हमारे संपादन के बाद वो 850 पेज की हो गई। ये महज 6 महीने का कारनामा था। हमारी 12 लोगों की टीम थी, जो एडिटोरियल टीम जिसे कहा जाए तो बेहतर होगा। उसके बाद खुसरो की हिंदी कविता का प्रकाशन हमने किया। खुसरो की एक क्रिटिकल बायोग्राफी है उस किताब में, और खुसरो ने हिंदी की ज़बान में जो पहलियां और मुकरियां कही हैं, उनका बहुत सुंदर संपादन संकलन बाबू ब्रजरत्न दास जी ने किया था। वो किताब वर्षों से अप्राप्य थी और तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में है वो। हम उसे ले आए। एक निबंध है, कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है वो, जो हमें बताता है कि कविता की परिभाषा क्या हो सकती है, भाषा का कौन सा प्रयोग कविता माना जाए और किसको कविता न माना जाए। वो निबंध 1908 से 1930 की अवधि में, यानी कुल 22 वर्षों के समय में 4 बार लिखा गया। उस निबंध के पहले से लेकर चौथे प्रारूप तक को हमने प्रकाशित किया। और पहले प्रारूप में, यानी जिस रूप में वो तब की मशहूर पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, उसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसमें अनेक संशोधन किए थे। उन संशोधनों के साथ हमने उसे प्रकाशित किया है। ऐसा प्रयोग हिंदी में हुआ हो मुझे पता नहीं, लेकिन टी.एस. इलियट की कविता पर एज़रा पाउंड ने ऐसे ही संशोधन किए हैं। वो फेबर एंड फेबर से प्रकाशित हुआ है। ऐसी ही एक किताब हमने मुंशी प्रेमचंद की 2 कहानियों की निकाली, मंच परमेश्वर और ईश्वरीय न्याय, उनके मूल हस्तलेख, उन पर द्विवेदी जी द्वारा किए गए संशोधन। दरअसल ये 2 कहानियां हिंदी में लिखी गई मुंशी जी की बिल्कुल पहली कहानियों में से हैं। आपको पता हो कि पहले मुंशी जी उर्दू में लिखा करते थे। समुचित रिस्पॉन्स और धन न मिलने के कारण वो हिंदी की दुनिया में आए और हिंदी में उनका यथोचित स्वागत हुआ। तो हिंदी में छपी हुई वो कहानियां, उनके हस्तलेख हमारी धरोहर हैं, इस अर्थ में कि उन पर द्विवेदी जी द्वारा किए गए संशोधन भी हैं। कहानी का नाम है पंच भगवान, और द्विवेदी जी ने भगवान को काट के परमेश्वर कर दिया है। वो कहानी लोक में, हिंदी पाठक संसार में पंच परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है,
लेकिन उस कहानी का नाम प्रेमचंद जी का रखा हुआ नहीं है। ये कितनी लोमहर्षक बात है, और हिंदी का पाठक इससे वंचित है, इस अमूल्य सूचना से। वो मान के चल रहा है कि प्रेमचंद की कहानी है तो नाम भी उन्होंने रखा होगा। हिंदी का साहित्य एक आदमी का साहित्य नहीं है। एक रचना के पीछे एक समूह सक्रिय होता है। हमारे यहाँ चूंकि क्रिटिकल एग्जामिनेशन की परंपरा पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाई, अन्यथा हम अपने लेखकों की लॉन्ड्री का बिल तक बचा के रखते। अगर अपने लंबे जीवन काल में वो 27 बार सिनेमा हॉल गया है, सिनेमा हॉल की टिकट उसने खरीदी है, उसकी अलमारी में रखी हुई है, तो वो भी हमारे लिए एक सिविलाइजेशनल एविडेंस का काम कर सकता है। यानी कि नागरिक प्रचारण ने आपके मुताबिक हिंदी की सेवा ही की है, आपने उससे कुछ बनाया नहीं, मोटे तौर पर आप यही कह रहे हैं। बिल्कुल, बनाया है तो साहित्य ही बनाया है, और क्या बनाने को है। अभी गंगा के किनारे जो घाट हैं, मणिकर्णिका देश भर में सुर्खियों में रहा। वहाँ सीढ़ियाँ तोड़ी गईं, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियों के बारे में भी तोड़े जाने की बातें आईं। सरकार ने कहा कि नहीं, मूर्तियाँ नहीं तोड़ी गई हैं। आप पर ये आरोप है कि आप सरकार के साथ खड़े हैं कि वहाँ जो मंदिर तोड़े गए वो ठीक हुआ। नहीं, आरोप सही है, भाषा में बदल लूंगा। मैं सरकार के साथ नहीं हूं, और कोई चीज तोड़ी गई है उसको ठीक नहीं कह रहा हूं। उसी दरमियान दरअसल बनारस में ये कहा जाने लगा कि वो महाश्मशान है, मणिकर्णिका घाट की जगह महाश्मशान है। मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि ये एक राजनैतिक कहानी है, हमारे इतिहास का तथ्य नहीं है। मणिकर्णिका तीर्थ है, महाश्मशान कहीं और था। काल के गाल में वो स्थान बिला गया है, उसके ऊपर बस्ती बन गई है। बनारस पर कोई बात करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम संसार की प्राचीनतम जीवित रिहाइश के बारे में बात कर रहे हैं। ये ठीक है कि जहां छेनी हथौड़ी से तोड़ फोड़ का और मरम्मत का काम होना चाहिए, वहां जेसीबी और पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल करना जल्दबाजी है। लेकिन ये कहना कि मणिकर्णिका घाट महाश्मशान है, सरासर गलत है। श्मशान विनायक का मंदिर मणिकर्णिका घाट से 2 किलोमीटर दूर है। अस्थि निक्षेप तड़ाक 2.5 किलोमीटर दूर है। वो नदियां किरणा, धूत पापा, मत्स्योदरी और मंदाकिनी जहां मिलकर एक बड़ा समवाय बनाती थीं, जहां दाह संस्कार होता था, अस्थि सिंचन पहले 3 दिन तक चलता था, अब वो 3 घंटे चलने वाली प्रक्रिया हो गई है। समयांतर के साथ साथ स्थानांतर हुआ है, ये एक तथ्य है जो कभी भी कहा जा सकना चाहिए। देखिए, सत्य की टाइमिंग नहीं देखनी चाहिए। लेकिन मणिकर्णिका पर जो टूटा, मंदिर टूटे, बाकी ढांचे टूटे हैं, उस तोड़े जाने के फैसले को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, एक मढ़ी के भीतर अगर कोई चित्रकृति विद्यमान है, पत्थर पर उत्कीर्ण है, और मढ़ी का सरफेस हटाने के क्रम में वो कृति कहीं से तिड़क गई है, तो इसको तोड़ना कहना समझदारी नहीं है। और हर एक्शन में नियत की खराबी ढूंढ लेना भी समझदारी नहीं है। वो एक्शन, वो 10 इंच की एक खुदाई में पुण्य श्लोका राजमाता अहिल्याबाई होलकर को घाटों के पुनर्निर्माण का उचित ही श्रेय दिया जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर 10 इंच के नीचे एक नया स्तर सभ्यता का हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 इंच के बाद अगर ये सरफेस है, तो इसके 10 इंच नीचे एक और सरफेस है, एक और युग की दास्तान हमसे बताती हुई। तो बनारस के निर्माण में अनेकानेक रानी भवानियों और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकरों का व्यक्तित्व शामिल है। सबके प्रति हमको कृतज्ञता भाव रखना है। जो निर्माण कर रहा है वो परंपरा में कुछ जोड़ रहा है।
मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे ही निर्माण और विध्वंस के द्वंद्व से हमारी परंपरा ऐसे ही घात प्रतिघातों से विकसित निर्मित होती हुई आगे बढ़ी है। हर बात को एक राजनीतिक कहानी में रिड्यूस करना समझदारी नहीं है। श्मशान विनायक का मंदिर दूर है, मैं पहले ही बता चुका। मंदिर घर के भीतर चला गया है। रहने की जिजीविषा की तड़प में लोगों ने मंदिरों को अपने घरों के भीतर कैद कर लिया। अब इसको अगर एक राजनीतिक विमर्श में बदलेंगे तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा और वो किसके खिलाफ जाएगा? सवाल है कि संस्कृति और सभ्यता के जो मूलभूत तथ्य हैं उनको तो राजनीति से अलग रख के देखा जाए। घाट जानलेवा हैं, अगर वो बनेंगे नहीं तो उस पर न जाने कितनी कैजुअलिटीज होंगी। श्मशान के लिए जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी आई है किसी के सर पे गिर रही है, थोड़ी सी बरसात अगर हो जाती है तो वहां चलना मुश्किल हो जाता है। छोटा पशु वहां घूम रहे हैं। इस स्थिति को कभी न कभी तो प्रबंधित, शोधित और नियोजित करना होगा ना, और वो काम का कौन सा मुहूर्त होगा? यानी सरकार ने वहाँ जो कुछ भी किया है उसको आप सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की सुरक्षा और घाट पर काम करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था के लिए वो अनिवार्य था। बिल्कुल, लोगों की सुरक्षा और घाट के सुचारू संचालन के लिए यत्किंचित तोड़फोड़ और यथोचित निर्माण आवश्यक है। जहां तक बनारस की स्काई लाइन का और घाटों के लैंडस्केप का, उसके ऑप्टिक्स में हो रहे बदलाव का सवाल है, तो हम क्या आंख मूंद के बैठे हैं इतिहास की ओर? वो कल्चरल कोडिंग क्या एक जैसी रही आई है पिछले 5000 वर्षों से, या जितना भी पुराना काशी का इतिहास है? दरअसल 5000 साल कहना भी अपने आप में गुस्ताखी है। काशी अनादि, अनंत, अलभ्य है। काशी का जो तत्व है उसको आसानी से इंद्रिय के बोध में ले आना संभव नहीं है। और जब भी आप काशी का अनुभव करते हैं उस महान सभ्यता का, तो ये भी होता है कि आप से बहुत कुछ छूट जाता है। जो इंद्रियों के बोध के दायरे में आएगा वो तो आप जान लेंगे, जो इंद्रियातीत है उसको कैसे जानेंगे? तो काशी एक शहर तो है ही, शहर से कहीं ज्यादा एक विचार का नाम है, उसको कायदे से ग्रहण करना होगा। व्योमेश के बारे में ये कहा जाता है कि वो आते तो काशी से हैं, तो काशी का संस्कार है, लेकिन बनारस का जो लठायतपन है वो भी उनके भीतर है। और आप साहित्यकारों, कवियों का कद नापते चलते हैं। आप विनोद कुमार शुक्ल जैसे बड़े कवि को भी कहते हैं कि क्या इस दौर के वो सबसे बड़े कवि हैं। फिर आप कुछ और लोगों का भी नाम गिनाने लगते हैं। आ, लठायत तो उस अर्थ में नहीं हूं, लेकिन घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और आमना सामना करने की एक बहुत अंदरूनी वृत्ति है मेरे भीतर। मैं डरना नहीं चाहता। मेरे पास अभय का थोड़ा बहुत वरदान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि परिप्रेक्ष्य दुरुस्त रहे। विनोद कुमार शुक्ल के महत्व से, उनके अवदान से कभी स्वप्न में भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुक्तिबोध के बाद के युग का सबसे बड़ा कवि विनोद कुमार शुक्ल को मान लिया जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मानिए मत, जांच कीजिए। आपके पास आलोचना के औजार होने चाहिए। आपके पास एक ऐसी पाठकीय शक्ति होनी चाहिए बौद्धिकता की, जो तमाम चीजों को निरसित कर सके, तमाम चीजों को स्वीकृत कर सके, तमाम काटाकूटी होनी चाहिए आपके मजमून में। तब जाकर के एक कवि व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका कैननाइजेशन होता है। वॉक ओवर मत दीजिए ना। मुक्तिबोध हो या विनोद कुमार शुक्ल हो या निराला हो या कोई भी कवि बड़ा हो हमारा, उसको समुचित आलोचनात्मक मूल्यांकन के अभाव में सबसे बड़ा कवि, सबसे महान कवि, आलोचना का विकल्प विशेषण नहीं हो सकते। तो आपको ये लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल को ये कह दिया गया कि मान लीजिए, क्योंकि उनके साथ एक समर्थक गुट था
और उसने यह राय तैयार की कि विनोद कुमार शुक्ल जो हैं इस दौर के सबसे बड़े कवि हैं। आप कहते हैं कि इसकी समालोचना होनी चाहिए और उसके लिए जो आलोचना-समालोचना की शर्तें होती हैं, उस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। फिर कौन आपको लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल के साथ है, समानांतर है या उनसे अच्छा है? देखिए, कवि की केंद्रीयता का प्रश्न अप्रासंगिक हो चुका है। अब कोई व्यक्ति विशेष, कोई कवि विशेष इस वृत्त के केंद्र में बैठा हुआ हो, ये अवधारणा पुरानी पड़ चुकी है। हमने देखा है, एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि छायावाद की केंद्रीय कविता कामायनी है, जिसके लेखक बाय द वे जयशंकर प्रसाद हैं, और छायावाद का केंद्रीय कवि व्यक्तित्व निराला का है। ये अद्भुत अवधारणा है कि एक कृति को अगर केंद्र में रखेंगे तो वो कामायनी होगी, लेकिन एक कवि व्यक्तित्व को अगर बीच में लाएंगे तो वो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का होगा। ये एक आलोचनात्मक अवधारणा है जिससे असहमत भी हुआ जा सकता है, लेकिन इसमें जो लचक है उससे बहुत कुछ पता लगता है साहित्यिक मूल्यांकन की कसौटियों के बारे में। छायावाद के बाद नई कविता के जमाने में और नेहरू युग से मोहभंग का जो व्यापक दौर है, उसमें मुक्तिबोध की शीर्ष स्थानीयता को अज्ञेय का किरदार चुनौती देता है। बहुत दिनों तक हिंदी में इस बात पर बहस चली है कि मुक्तिबोध बढ़े कि अज्ञेय। अंततः वो बहस, देखिए, सवाल अनसुलझे छोड़ जाते हैं और कुछ समय बाद समुचित सामान्य ज्ञान के अभाव में कुछ लोग पुराने सवालों को ही दोहराने लगते हैं, जिसे पिष्ट पेषण कहा जाता है, पीसे हुए को पीसना। ये अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने अपने आलोचनात्मक मंतव्यों से विनोद कुमार शुक्ल की एक कवि के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा की, जिन्होंने उन पर लिखा, मिसाल के लिए अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, नरेश सक्सेना और भी लोग गिने जा सकते हैं, उन पर विनोद कुमार शुक्ल ने नहीं लिखा। अब आज के 50 साल बाद जब वो कवि भी दृश्य में नहीं होंगे जिन्होंने विनोद कुमार शुक्ल पर लिखा, और विनोद कुमार शुक्ल भी दृश्य में नहीं है, तो क्या इस आधार पर मूल्यांकन होगा कि विनोद कुमार शुक्ल ने तो किसी को बड़ा नहीं माना? अरे, विनोद कुमार शुक्ल ने किसी को बड़ा नहीं माना, ये उनका चयन था। मैंने किसी को उल्लेखनीय माना, मेरी बौद्धिकता किसी के काव्य व्यक्तित्व से, किसी की लिखी हुई सुंदर सुंदर कविता से उत्तेजित हुई और मैंने उसके ऊपर कलम चलाई। ये मेरी उदारता है। मेरे पास आलोचना के औजार थे, मैं आलोचना लिख सकता था, इसलिए मैंने आलोचना लिखी, अपने कवि व्यक्तित्व को दांव पर लगाकर लिखी। विष्णु खरे ने विनोद कुमार शुक्ल पर आलोचना लिखी, इससे क्या ये सिद्ध हो गया कि विष्णु खरे बड़े कवि नहीं रहे, विनोद कुमार शुक्ल बड़े हैं? विष्णु खरे को सन 2010 के बाद वाली पाठकीय कीर्ति और लोकप्रियता नहीं मिल सकी उस तरह से जैसे जीवन के अंतिम वर्षों में रॉयल्टी के तौर पर दीवार में एक खिड़की रहती थी कि बिक्री के तौर पर विनोद कुमार शुक्ल को मिली। लेकिन क्या बिक्री को बड़प्पन का पैमाना माना जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि विनोद कुमार शुक्ल जैसे अनेक कवि हैं। आप आलोचना की शर्तों और कसौटी का हवाला देकर के अभी यह कहना चाहते हैं कि विष्णु खरे विनोद कुमार शुक्ल से बेहतर कवि या उनके समानांतर कवि हैं? समकक्षता प्रस्तावित कर रहा हूं। हाँ, विष्णु खरे, विनोद कुमार ये एक शुक्ल विवाद को पैदा कर सकता है। करे। हम्म, विवाद पैदा होगा इस भय से अपनी बात न कही जाए तो ये उचित नहीं होगा। ये उस्तादों ने नहीं सिखाया है। व्योमेश शुक्ल के बारे में कहा यह जाता है कि आमतौर पर साहित्य जो है वो समाज की तरफ से सत्ता का प्रतिपक्ष रचता है, लेकिन व्योमेश सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। ये आरोप मुझ पर लगाया जाता है। आरोप लगाने वालों ने कोई सत्य ढूंढा होगा और तब ऐसा कहना शुरू किया होगा। देखिए, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता साहित्य का विवेक। सत्ता का पक्ष और सत्ता का विपक्ष, ऐसे शेड्स में बांट के साहित्य को नहीं देखना चाहिए। एक रंग से दूसरे रंग की यात्रा में बहुत सारी रंगतें होती हैं।
उनकी पहचान का विवेक अगर हमारे में नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है, बारीकी नहीं है, जटिलता नहीं है, जिसे इंटेलेक्चुअल टफनेस कहा जाता है एक मुहावरे में, तो हम आरोप लगा के संतुष्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर सकते हैं, आदि आदि। बहुत सी बातें हैं जब आपको बिना सामने वाले को अवसर दिए उसका विरोध करना पड़ सकता है, लेकिन उसी समय बहुत से तथ्य ऐसे भी होते हैं जब सामने वाले की अपेक्षा की परवाह किए बिना उसका समर्थन करना चाहिए। मैंने वही किया है, एक कवि के तौर पर, एक गद्यकार, एक लेखक, संस्कृति कर्मी के तौर पर, और एक संस्था संचालक के तौर पर, नागरिक प्रचारणी सभा के प्रमुख के तौर पर मैंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। उसमें सत्ता का विरोध हो गया होगा, कभी कभी सत्ता का समर्थन हुआ है, आप जैसा कह रहे हैं, तो मैं इस आरोप को भी सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि स्वीकारने के अलावा दरअसल कोई विकल्प है नहीं। आप ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के भीतर गुटबाजी, खेमेबंदी बहुत अधिक है और इन गुटबाजियों से, खेमेबंदियों से अच्छे साहित्यकारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। व्योमेश शुक्ल भी इसका शिकार रहे हैं। कभी शिकार रहा होऊंगा, कभी किन्हीं अध्येतावृत्तियों से, पुरस्कारों की सूचियों से बाहर कर दिया गया होऊंगा। और ऐसा कहते हुए मुझे निराला की एक कालजयी पंक्ति याद आ रही है, बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर भर दिया गया हूं। तो ऐसा हुआ होगा, और कभी अन्याय मेरे पक्ष में भी हुआ होगा, यानी किसी को छोड़ के मुझे चुना गया होगा। देखिए, मैं मुख्य बात यह है कि ये हिंदी का संसार मुझे बहुत प्यारा है, और ये जैसा भी है, आप जैसे भी हैं, आपकी प्रतिभा को, आपके परिश्रम को ये जल्द से जल्द पहचानता है और आपको मान्यता दे देता है। हम ही लोग हिंदी की निंदा करते हैं, हिंदी के इकोसिस्टम की, हिंदी साहित्य संसार में बनी हुई शिविरबद्धताओं की, गुटबाजियों की, लेकिन इन गुटबाजियों के बावजूद, उसके सारे माइनस इफेक्ट्स के बावजूद, यही लोग हैं जो हमें पहचानते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें पढ़ते या बाज दफा नहीं पढ़ते हैं, और अंततः हमें स्वीकार कर लेते हैं। एक बड़ा आपको सा संयुक्त परिवार है, उस बर्तन ज्यादा रहते हैं तो खटर पटर होती रहती है। आपको इस बात की पीड़ा रहती है कि जो हिंदी साहित्य में पुरस्कार बांटे जाते हैं, दरअसल वो कुछ गिरोहों के ज़रिए तय किए जाते हैं। वो अपनी मनपसंद लोगों को या शख्सियतों को, लेखकों को, लेखिकाओं को पुरस्कार देते हैं और आपको कुछ पुरस्कार मिलने चाहिए थे जो आपको नहीं मिल सके, इन्हीं वजहों से। कई पुरस्कार मुझे इन्हीं वजहों से मिले भी हैं। अब मैं क्या कहूँ, गिरोह गुटबाजी के हैं, चलते। गुटबाजी के चलते, कुछ गुटों में मैं भी शामिल हूँ। तो इसका सुख, इसका व्यसन समझिए ना। पुराने बनारस में मुकदमेबाजी एक व्यसन था। आपका कार्यक्रम एफआईआर और चार्जशीट का कार्यक्रम है। तो खेमा जो है वो साहित्यकार का खोट भी छुपा लेता है। बिल्कुल छिपा लेता है। दूसरे खेमे वाले का काम है उस खोट को उजागर करने का, क्योंकि खेमे एक नहीं है, अनेक हैं। और ये अनेकांतता जो है, यही हिंदी की शक्ति है। अगर आप बहुत बड़े तीसमार खां हैं, तो कोई दूसरे तीसमार खां के निशाने पर भी हैं, इतना याद रखने की जरूरत है। हिंदी की खूबसूरती किसी भी तरह की प्रतिष्ठान परकता को, किसी भी तरह की संरचना को ढहा देने में या ढहा देने की आकांक्षा में भी है। संस्था बनाना, प्रतिष्ठान बनाना, पावर स्ट्रक्चर बनाना और पावर स्ट्रक्चर पे शक करना, ये भी हिंदी का एक मिजाज है। इसकी भी कद्र होनी चाहिए। आपके बारे में ये कहा जाता है कि व्योमेश हिंदी के विकास के बड़े बाधक हैं। जो भाषा की सतत प्रक्रिया होती है विकास की,
अलग अलग भाषाओं से शब्द अपने साथ जोड़ने की आप उसके बहुत बड़े विरोधी हैं। आप हिंदी के इतने बड़े पक्षधर हैं कि आप चाहते हैं कि संस्कृत निष्ठ शब्द ही हिंदी में हों, दूसरी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। दूसरी भाषाओं के शब्दों के बिना हिंदी का काम कैसे चलेगा, जरा बताइए। वही तो सवाल मेरा है आपसे हाँ, कि अगर मैं संस्कृत निष्ठ शब्द ही आपको पसंद हैं और हिंदी वही आपको लगती है जो बहुत लंबे समय से छायावाद से निकली, उसके आगे बढ़ती रही, फिर वो प्रगतिशील लेखक संघ जैसी संस्थाएं आईं या उस तरह के संगठन मंच आए तो उन्होंने भाषा के भीतर बहुत बदलाव किए। आप चाहते हैं कि वो छायावाद युगीन जो हिंदी रही है वही आगे चलती रहे। आ, खुद मुझे जैसी भाषा पसंद है उसका क्या नीरछिर विवेचन करूं, लेकिन पानी और जल, मैं दोनों कहने के विकल्प अपने पास रखना चाहूंगा। कभी पानी कहूंगा उसी वस्तु को, कभी जल। जल से परहेज नहीं है मुझे, जल पर अतिरिक्त इसरार भी नहीं है मेरा, लेकिन मेरा कमंडल जो है जल कहे बिना भरेगा नहीं, और बोतल में भरना होगा तो पानी ही भरना होगा। तो परिस्थितियां मेरा भाषिक विन्यास तय करेंगी, परिस्थितियां मेरी शब्द प्रीति तय करेगी। मैं ब्रज पर, अवधि पर, मैथिली पर अपना उत्तराधिकार छोड़ूंगा नहीं। दुनिया की सारी भाषाएं मातृभाषाएं हैं, जैसे खड़ी बोली हिंदी मेरी। और जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो दुनिया भर की सभी माँओं की भी इज्जत करता है। मैं ऐसा बेटा बनना चाहूंगा जो सभी माँओं का बेटा हो। और मैंने हिंदी की प्रक्रिया में उन अनेक जिल्दों को पहचाना है जिनको एक में नत्थी करके ये खड़ी बोली खड़ी हुई है। तो जो काशिका है, जो भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका है, बुंदेली है, बघेली है, इनसे विरत रह के कोई हिंदी बने, इसकी कल्पना मैं नहीं करता। लेकिन एक संस्कृत निष्ठ, क्षिप्र, सारवान, जनप्रिय भाषा का आदर्श मेरे मन में है। मुझे संस्कृत के शब्दों का हिंदी के वाक्य में विन्यास करना अच्छा लगता है, और उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है नई पीढ़ी के मन में इस भाषा के लिए एक कौतूहल, एक ट्रेंड पैदा करना, और वो मैं करता रहूँगा। आपके बारे में ये कहा जाता है कि हिंदी को लेकर के जो स्वाभिमान का बोध पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुआ है हिंदी पट्टी के भीतर, उसके लिए आप बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए कई संगठनों संस्थाओं को श्रेय देते हैं या फिर उनको भी आप जोड़ते हैं इसके योगदान के लिए? इसको कैसे कहा जाए, इस परिघटना को आप ही बताइए मुझे, कि हिंदी जो है युवता की भाषा हुई है। हिंदी वहां पहुंची है जहां दरवाजे के भीतर उसका प्रवेश प्रतिबंधित था। हिंदी मुख्य धारा की राजनीति की भाषा हुई है। हिंदी मुख्य धारा के राजनेताओं के संप्रेषण की भाषा हुई है। हिंदी की पत्रकारिता ने झंडे गाड़े हैं टीवी पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर। लिखे हुए शब्दों में हिंदी का साहित्य बुकर अवार्ड की देहरी तक पहुंचा है। हिंदी न्यू नॉर्मल है, इस सत्य से कौन इनकार करेगा। और ये सब कुछ बहुत थोड़े ही समय में घटित हुआ है। हिंदी के लोग सुने जा रहे हैं, हिंदी में ज्ञान मीमांसा संभव है ये माना जा रहा है, हिंदी के नायक तैयार हो रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक न मिटने वाली इबारत है। मैंने अपना सवाल इशारों में ही रखा था, आपने खुल करके ये कहना शुरू कर दिया है या बताना कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान का नया दौर शुरू हुआ है उसने हिंदी को एक नया चेहरा, एक नई धार, एक नया तेवर दिया है। हिंदी को छोड़ा नहीं जा सकता। जो हिंदी का नारा है, इसको बैक बर्नर पे रखकर कोई राजनीति, कोई संस्कृति नीति, कोई कार्य संचालन संभव नहीं है। हिंदी पर जरूरत से ज्यादा असर्ट करने से
भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान को चोट लग सकती है। तो न्यूनतम शालीनता का परिचय देते हुए और अधिकतम उदारता का परिचय देते हुए हिंदी का काम तो करना ही होगा। हिंदी को बढ़ाना होगा। हिंदी के वाक्य को खूबसूरत से खूबसूरत, शक्तिशाली से शक्तिशाली, संप्रेषणीय से संप्रेषणीय बनाना होगा। हिंदी में कविताएं लिखनी होंगी, कहानियां, उपन्यास लिखने होंगे। हिंदीतर भाषाओं में उनका अनुवाद कराना होगा, खासतौर पर अंग्रेजी में, ताकि पूरी दुनिया उनसे कायदे से वाकिफ हो सके। अंग्रेजी में समकालीन हिंदी कविता का अनुवाद संभव है, निराला का अनुवाद कैसे होगा? हमारी स्थानीयता का, हमारे संघर्षों का, हमारे बहुत अलौकिक और बहुत छिपे रहे आए ज्ञान का अनुवाद कैसे होगा? ये हिंदी का सरोकार है। मेरा प्रश्न फिर भी अधूरा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से हिंदुस्तान ने चलना शुरू किया है, हिंदी के अच्छे दिन आए हैं, आप यह कह रहे हैं? मैं उसको सीधे सीधे राजनीति से जोड़ के कुछ कहूँगा तो ये बहस बहुत राजनीतिक हो जाएगी। मैं संकेतों में ये कहना चाहता हूँ कि ये समय हिंदी का समय है। हमें राजनीति की परवाह किए बगैर हिंदी के तत्व पर पूरी निष्ठा और स्वाभिमान के साथ टिके रहना है। राजनीति हमारे अनुकूल है, लेकिन अगर हम अत्याचार करेंगे तो राजनीति प्रतिकूल हो जाएगी। अगर हम हिंदी की लाठी से किसी को प्रताड़ित करना चाहेंगे तो कोई राजनीति हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि कोई भाषा किसी दूसरी भाषा के प्रति प्रताड़ना का टूल नहीं बन सकती। उसे नहीं बनना चाहिए। हमने देखा है, विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है। और इस देश में तो मामला और सेंसिटिव है। जब मैं अपनी भाषा में वृष्टि कहता हूं, वृष्टि हो रही है, तो किसी उर्दू दां, किसी अंग्रेजी दां व्यक्ति को लगता होगा कि मैं एक असंप्रेष्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन बांग्ला में बरसात को वृष्टि कहा जाता है। तो बांग्ला भाषी लोग आपके पल भर में पीछे खड़े हो जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं। तो भाषाओं का मामला बहुत उलझा हुआ है। और हिंदी के लिए स्वाभिमान के दिन अगर आए हैं तो हिंदी वालों को प्रसन्न होना चाहिए। बहुत मेहनत करके इसको ज्ञान मीमांसा की भाषा बनाना चाहिए। जो दुर्लभ ज्ञान राशि संस्कृत में है, उसको सरल सुबोध हिंदी में प्रस्तुत करना चाहिए। समाज विज्ञान, तकनीक, मेडिकल साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो पारिभाषिक शब्द हैं वो हिंदी में खोजने चाहिए। हिंदी के दिन इसलिए आए हैं। मेरा अगला सवाल इससे कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ है। बीजेपी का एक बड़ा नारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, और आप इस बात के बहुत बड़े हामी रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक सही अवधारणा है और इसकी जो केंद्रीयता है, जो केंद्रीय भूमिका है, वो हिंदी की है। हिंदी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन दोनों को आप जोड़ते भी हैं और दोनों को सही मानते भी हैं। हाँ, मानता हूँ। हिंदी एक अपरिहार्य उपस्थिति है और हिंदी के बिना आज की तारीख में पुनर्निर्माण का जो अभियान हमारे सम्मुख है वो संभव नहीं है। अगर आपको फिर से रचना है, फिर से खड़िया ककहरा फिर से करना है, तो हिंदी आपकी पथ प्रदर्शिका है, हिंदी आपकी संगिनी है। क्योंकि हिंदी बहुत बड़ी संख्या की मादरे ज़बान है, मातृभाषा है। हिंदी में संप्रेषण करना आसान है। हिंदी में संप्रेषण करना विभिन्न मंचों पर संभव है। और हिंदी की हीनता ग्रंथि जो थी अंग्रेजों के सामने, वो कम होते होते लगभग खत्म हो गई है। तो लुटियंस का दबदबा टूटा है, केंद्रीयता का आख्यान बीच में से विभाजित हुआ है और राम मनोहर लोहिया का स्वप्न सही अर्थों में चरितार्थ हो रहा है। तो हिंदी तो कमाल कर रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिर्फ हिंदी और भाषा के स्तर पर ही नहीं है, उसका एक बहुत विस्तार है, उसमें कई बातें चलती हैं। आपका इतिहास भी है, आपकी सांस्कृतिक धरोहर भी है, आपकी जो बहुत पुरानी जीवन शैली है वह भी उसमें शामिल है।
बिल्कुल। जब कभी भी आप संस्कृत राष्ट्रवाद कहते हैं और उसकी केंद्रीयता हिंदी के हाथ में रखते हैं, तो आप इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से या भारत के समाज से काटते हैं, जिसको हम मुस्लिम समाज कहते हैं। किसी को काट के कोई राष्ट्र बनाने का स्वप्न मेरे मन में नहीं है। एक समावेशिता और उदारता भारत के स्वभाव में अनुस्यूत है। उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें ये याद रखना होगा कि गालिब और मीर इसी भारतीय उपमहाद्वीप के कवि हैं। मध्य एशिया में जब अब्र का उल्लेख आता है, बादलों का जिक्र आता है, तो वहाँ के नागरिक जान लेते हैं कि ये कवि लाख हमारे धर्म का अनुयायी हो, हमारी बात नहीं कर रहा है। तो धर्मेतर अध्यात्म, धर्मेतर संस्कृति, धर्मेतर अभ्यास जैसी भी कोई वस्तु हुआ करती है। तो ये जो भारत नाम की संरचना है, इसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं अंततः। और ये जो बैटल लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, ये हो सकता है जमीन पर एक यथार्थ बनाती हों, लेकिन कम से कम कलाओं में तो हम उनको निरसित कर सकते हैं ना। हिंदी के साहित्यकारों के बारे में ये कहा जाता है कि जो रचते हैं, लिखते हैं और उनका जो अपना जीवन होता है, दोनों में कोई मेल नहीं है। दो सिरे पर दोनों होते हैं। वो जिस समानता की, उदारता की, महिला सम्मान की बात करते हैं, जीवन में, अपने आचरण में वो ठीक उसके उलट होते हैं। बहुत ग्लानि के साथ ये बात स्वीकार करनी पड़ती है। आप सच कह रहे हैं। ऐसे लेखक हाल के दिनों में सामने आए हैं जिन्होंने स्त्री का शोषण किया है। इस तथ्य के आगे हिंदी के लेखक का सिर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन एक बात और है उसी समय कि हिंदी समाज ने ऐसे लोगों को उनकी असली जगह दिखा दी है। तो मी टू कैंपेन में भी हमने देखा कई महापुरुषों पर आरोप लगे और उनका महत्व जो है खंडित हो गया बिल्कुल। तो हिंदी की दुनिया बहुत आधुनिक, बहुत साहसी और स्त्री के पक्ष में उसके पीछे खड़ी दुनिया भी है। हिंदी में स्त्री की उपेक्षा, उसके संभवन का, उसकी अस्थि की अवमानना का कोई प्रयत्न, उसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदी का जो कॉमन सेंस है, हिंदी की सहज बुद्धि, उसका प्रतिशोध अपने ढंग से ले लेगी हर हिंसा का। लेकिन प्रतिशोध अंत नहीं होता। सवाल आपका जो है वो अपनी जगह कायम है कि ऐसे लोग लेखक होने का दावा कैसे करते हैं। तो इसका क्या किया जाए? उनका सारा लिखा, और उसमें जाहिर है कि अच्छे लिखने वाले कवि, गद्यकार, तमाम तरह के लोग शामिल हैं, सब अकारत हो जाता है। जब जो लोहिया ने कहा था कि औरत के साथ वादा खिलाफी और बलात्कार को छोड़ के हर रिश्ता जायज है, लेकिन ये देखिए ये दोनों शब्द इतने बड़े हैं कि वो सारी जगह घेर लेते हैं। आप बिना स्त्री की सहमति के जो हिंसा करने बढ़ते हैं तो आप अपने को क्या समझते हैं, ये मेरी समझ से परे है। और आज के परिवेश में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लेखन का विकेंद्रीकरण किया है और हर स्त्री के हाथ में यूनिकोड का टूल किट है और एक फेसबुक अकाउंट है, हर वंचित के हाथ में, हर शिक्षित आदिवासी के हाथ में, दलित के हाथ में, तब जो है हमारी कविता का, हमारे साहित्य का दायरा बहुत वसी हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। और इस बात के लिए हिंदी संसार को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए जो कि वो पहले से है। मुख्य धारा में इन समूहों ने बहुत बड़ी जगह घेर ली है, जो बहुत सुखद परिघटना है। अगर मुझसे पहले एक स्त्री को बोलना होगा तो वो बोलेगी, और मेरे बाद बोलना होगा तो मैं चुप होकर के उसे पहले बोलने का अवसर दूंगा। ये मेरी मनुष्यता है, ये मेरा कर्तव्य भी है। इस रास्ते चलने से बात बनेगी और कोई रास्ता संभव नहीं है।
स्त्री की सहमति और स्त्री की स्वतंत्रता, यह दोनों स्त्री विमर्श के मूल स्वर रहे हैं। और स्त्री देह से मुक्ति को अपनी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे जोड़ करके देखती है। एक परिचर्चा या एक नैरेटिव यह भी तैयार किया गया है कि स्त्री की अपनी देह है, उस देह के लिए उसका निर्णय ही होना चाहिए, किसी और का निर्णय उसके देह के इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं है। और आपके बारे में कहा जाता है कि स्त्री विमर्श के इस हिस्से से आप अपनी सहमति बहुत रखते हैं। स्त्री विमर्श के अनेक संस्तर हैं। स्त्री विमर्श बहुत आगे बढ़ी हुई परिघटना है और मैं स्त्री विमर्श के प्रायः सभी संस्तरों से अपनी सहमति रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे मुक्तिकामी विमर्श जो हैं एक स्तर पे बहुत वैचारिक रूप से आंदोलित करते हैं। मैं स्वयं सवर्ण हूँ या ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ या पुरुष हूँ, इस सच्चाई का मैं क्या करूँ? इस सच्चाई के आगे रोज मैं थोड़ा बहुत हार जाता हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं रहता। मैं अपनी अस्थि पर एसर्ट भी करूँगा। अगर मुझे बिना सिखाए वैदिक ऋचाएं याद हैं तो मैं उस पर एसर्ट करूँगा। अगर मुझे रामचरितमानस पसंद है तो मैं उस पर एसर्ट करूँगा, लेकिन साथ ही ये भी चाहूँगा कि मेरे हाथों, मेरी चेतना के हाथों कोई हिंसा या कोई अत्याचार न हो। एक प्रश्न आपसे फिर उठता है, स्त्री देह की मुक्ति और संबंधों की मर्यादा, इन दोनों में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? पति पत्नी के संबंध या पत्नी की देह मुक्ति? ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर मैं कथाकार होता या उपन्यासकार तो मेरे चरित्रों के हवाले से, मेरे सिरजे हुए कैरेक्टर्स के हवाले से इस सवाल का उत्तर निकाल आता। लेकिन ये तो तय है कि स्त्री का मुस्तकबिल स्त्री के हाथ में रहेगा। वही अपना नियति लेख तैयार करेगी। वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रिया हो, सखी हो, कुछ भी हो। हिंदी साहित्यकारों का एक बड़ा वर्ग दिल्ली में रहता है, देश की राजधानी या एनसीआर में रहता है, और वह इस बात को बार बार कहता है, मुग्ध होता रहता है कि वो अच्छा रच रहा है, कई तरह के स्तर पर जाकर के रच रहा है, उसमें विभिन्नताएं भी हैं और स्तरीयता भी है। दिल्ली एनसीआर से बाहर के जो साहित्यकार हैं उनको शायद वो किसी और दृष्टि से देखते हैं, ऐसा कभी कभार मुझे लगा है। मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप दिल्ली के साहित्यकारों और साहित्यकार समाज को स्तरीय नहीं मानते हैं हिंदी साहित्य के लिहाज से। नहीं, ऐसा नहीं है। और एक शहर के रूप में मुझे दिल्ली बहुत प्रिय है। दिल्ली मेरी फेवरेट है, जैसे कि बनारस मेरा फेवरेट है। एक से अधिक, हम लोग तो बहुदेववादी हैं ना। एक देवता का नाम बनारस है और एक देवता का नाम दिल्ली। लेकिन अगर कोई एक्सक्लूसिविटी, अगर कोई छुआछूत दिल्ली का कोई साहित्यकार मानता है या कोई व्यक्ति विशेष इस तरह की गलत फहमी में है कि वो स्तरीय रच रहा है महज दिल्ली में रहने के कारण, तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इससे दिल बहल सकता है किसी का, ये वस्तु तथ्य नहीं है। और सर्जनात्मकता का किसी शहर की नागरिकता से कोई ऐसा स्थूल सपाट एक रेखीय रिश्ता होता नहीं है। फारबिसगंज, पूर्णिया के लोकेल को अगर मैला आंचल में से घटा दें तो क्या संभव है? मैला आंचल लिखने वाला क्या दिल्ली में रहता था? राग दरबारी लिखने वाला क्या दिल्ली में रहता था? बहती गंगा लिखने वाले रुद्र तो गंगा के किनारे काशी में भांग छान के मस्त रहा करते थे।
तो ये कैसा बंटवारा है। और दिल्ली को आप देखिए, बीते 2 दशकों में समकालीन हिंदी साहित्य के जो मूर्धन्य थे, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल, विष्णु खरे, इनके तिरोधान के बाद अगर एक केंद्रवर्ती व्यक्तित्व ढूंढना हो और अशोक वाजपेयी को एक तरफ कर दें आप, तो आप किसको पाते हैं? क्या हिंदी व्यक्तित्व के अभाव की जिस समस्या से जूझ रही है, मूर्धन्यों के अभाव की, दिल्ली उसका अपवाद है? मेरे ख्याल से नहीं है। एक बड़ा पब्लिक इंटेलेक्चुअल, मैं फिर अशोक वाजपेयी को एक तरफ कर रहा हूं, एक बड़ा मेगा ऑथर क्या है दिल्ली में? और है तो मुझे आप बताइएगा कि कौन है। मुझे पता है कि दिल्ली में अनेक संभावनाशील और अपनी अपनी शक्तियों से संपन्न लेखक हैं, विभिन्न मतवादों के, अलग अलग विचारों पर, अलग अलग सूत्रों पर, अलग अलग माध्यमों में काम करने वाले। लेकिन ये सोचना कि दिल्ली में श्रेष्ठ है कुछ और लगातार वो श्रेष्ठ दूसरे शहरों से अलग है, दूसरे शहर कमतर हैं, ये ठीक नहीं है। श्रीकांत वर्मा कहाँ से निकल के आए? मुक्तिबोध कहाँ से आए? रघुवीर सहाय कहाँ से आए? अभी तो सब कुछ हमारे सामने है। शाही, विजयदेव नारायण शाही, खुद त्रिलोचन, धूमिल। दिल्ली किस बात पे कैसे कहा जाए? उत्तर देते समय आप मेरे प्रश्न का ना से शुरू करते हैं और फिर आखिर आते आते आप अपनी सहमति जताते हैं। यह किसी कारणवश है या फिर अचानक से ना कह देने से गुरेज है या हाँ कह देने से गुरेज है कि हम कैसे हो कह सकता दें? है कुछ मेरे में बनारस की ठगी हो सकता है मैं आपको छल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके बहाने दर्शकों को। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये आत्मछल ही है। जो धोखा देना चाहता है, अंततः वो खुद ही को धोखा दे रहा होता है। नामवर सिंह को हिंदी का एक बड़ा आलोचक माना जाता है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप नामवर सिंह को ओवररेटेड आलोचक मानते हैं। अच्छा तो नहीं है। आलोचना एक लय का नाम है। आलोचना हवा की तरह, ऑक्सीजन की तरह, पानी की तरह एक शर्त है जीने की, प्रोसेस ऑफ लिविंग है। अगर आलोचना नहीं है, आलोचनात्मक विवेक नहीं है, तो हम बहुत कुछ से वंचित हो जाएंगे। और आपने नामवर जी की बात की कि नामवर जी के जाने के बाद वो अभाव आया है। स्वयं नामवर सिंह के व्यक्तित्व में, उनके रचना कर्म में, उनके आलोचना कर्म में अनेक कमियां हैं। और मतलब बाज दफा उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वो अधिमूल्यन का एक अनिवार्य विषय पाठ है, एक ऐसी आलोचना जिसको जरूरत से बढ़ा चढ़ा के आंका गया है। और नामवर सिंह के समकक्ष मुक्तिबोध की लिखी हुई आलोचना को, विजयदेव नारायण शाही की लिखी हुई आलोचना को, कुंवर नारायण की लिखी हुई आलोचना को, अशोक वाजपेयी की लिखी हुई आलोचना को, मलयज और विष्णु खरे की लिखी हुई आलोचना को वो अधिकार नहीं मिला, मैनेजर पांडे को वो अधिकार नहीं मिला, वो श्रेय नहीं मिला जिसकी उनकी आलोचना अधिकारिणी थी। उमेश, मेरे सवालों का, मेरे आरोपों का आपने जवाब दिया है, खुल के दिया है। कई जवाब आपके विवाद पैदा करेंगे, कई चर्चा में रहेंगे। ये जितने विवाद और चर्चाएं हैं वो सब आपके हिस्से की, सवाल मेरे हिस्से के हैं। और इस शो के पहले एपिसोड में उमेश शुक्ल, और ये चर्चा लंबी चली है और बारहा लंबी चलती रहेगी। मेरी कोशिश है कि यह जो शो है वो आपको एक नया टेस्ट दे, आपका स्वाद बदले और कुछ नएपन के साथ टीवी पर एक संजीदगी और एक जीवंतता दोनों बनी रहें। अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
इलाज का भरोसा, शिक्षा